नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बड़ी जेठानी ने माथे का पसीना पोंछा और धम से आंगन में बिछी दरी पर बैठ गई। तभी दो नौकरों ने फोम के दो गद्दे लाकर तख्त पर एक के ऊपर एक करके रख दिए। दलान में चावल पछोड़ती ननद काम छोड़कर गद्दों को देखने लगी। छोटी चाची और अम्मा जी भी आंगन की तरफ लपकी। बड़ी जेठानी ने गर्वीले स्वर में बताया, पूरे 2,500 रुपये के गद्दे हैं। चादर और तकिए मिलाकर पूरे 3,000 रुपये खर्च किए हैं। आसपास जुटी महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। गद्दे वास्तव में सुंदर थे। बड़ी बुआ ने ताल मिलाया, अब ननद की शादी में भाभियाँ नहीं करेंगी तो कौन करेगा। ऐसे सुअवसर को खोने की मूर्खता भला मजलिस जेठानी कैसे करती। उसने झट से कहा, मैं तो पहले ही डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दे चुकी हूँ, आजकल में बनकर आती ही होगी। पूरे 4,000 रुपये की है। घर में सबसे छोटी बेटी का ब्याह था। दूर पास के सभी रिश्तेदार सप्ताहभर पहले ही आ गए थे। आजकल शादी ब्याह में ही एक दूसरे से मिलना हो पाता था। रिश्तेदारों ने पहले ही अपने अपने उपहारों की सूची बता दी थी ताकि दोहरे सामान खरीदने से बचा जा सके शादी के घर में। वसुंधरा के तीनों जेठों का व्यापार था। उनके बरेली शहर में साड़ियों की प्रतिष्ठित दुकानें थीं। सभी अच्छा खासा खा कमा रहे थे। उस घर में बस सुकांत ही नौकरी में था। वसुंधरा के मायके में भी सब नौकरी पेशा थे, सो कम वेतन में रहने का तरीका पता था। सो जब वह पति के साथ प्रयागराज रहने आई तो उसे कोई कष्ट न हुआ। रूपाली की शादी तय होने की खबर पाते ही वह हर महीने 500 रुपये घर खर्च से बचाकर अलग निकाल कर रखने लगी। छोटी ननद के विवाह में कम से कम 5,000 रुपये तो देने ही चाहिए और अधिक हो सका तो वह भी करेगी। वेतनभोगी परिवार किसी एक माह में ही 5,000 रुपये अलग से व्यय नहीं कर सकता। सो बड़ी सूझबूझ के साथ वसुंधरा हर महीने 500 रुपये डब्बे में निकाल कर रखने लगी। 1-2 महीने तो सुकांत को कुछ पता न चला। फिर जाने पर उसने लापरवाही से कहा, वसुंधरा तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। मेरे सभी भाई जानते हैं कि मेरा वेतन सीमित है। अम्मा और बाबूजी के पास भी काफ़ी पैसा है। विवाह अच्छी तरह निमट जाएगा। वसुंधरा ने तुनक कर कहा, मैं कब कह रही हूँ कि हमारे 5-10 हज़ार रुपये देने से ही रूपाली की डोली उठेगी, परंतु मैं उसकी भाभी हूँ, मुझे भी तो कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए, जैसा तुम ठीक समझो। कहकर सुकांत तटस्थ हो गए। वसुंधरा को पति पर क्रोध भी आया कि कैसे लापरवाह हैं। बहन की शादी है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। इनका क्या, देखना तो सब कुछ मुझे ही है। ये जो उपहार देंगे उससे मेरा भी तो मान बढ़ेगा, और अगर उपहार नहीं दिया तो मैं भी अपमानित होंगी। वसुंधरा ने मन ही मन विचार किया और अपनी जमा पूंजी को गिन गिन कर खुश रहने लगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रूपाली के विवाह के 1 माह पहले ही उसके पास 5,000 रुपये जमा हो गए। उसका मन संतोष से भर उठा। उसने सहर्ष सुकांत को अपनी बचत राशि दिखाई। दोनों बड़ी देर तक विवाह की योजना की कल्पना में खोए रहे। विवाह में जाने से पहले बच्चे के कपड़ों का भी प्रबंध करना था। वसुंधरा पति के ऑफिस जाते ही नन्हे मुकुल के झालरदार झबले सिलने बैठ जाती। इधर कई दिनों से मुकुल दूध पीते ही उल्टी कर देता। पहले तो वसुंधरा ने सोचा कि मौसम बदलने से बच्चा परेशान है, परंतु जब 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो वह घबराकर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। 2 दिन दवा देने पर भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने खून पेशाब की जांच कराने को कहा। जांच की रिपोर्ट आते ही सबके होश उड़ गए। बच्चा पीलिया से बुरी तरह पीड़ित था। बच्चे को तुरंत नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। 15 दिन में बच्चा तो ठीक होकर घर आ गया, परंतु तब तक साल भर में यत्न से बचाए गए 5,000 रुपये खत्म हो चुके थे। बच्चे के ठीक होने का संतोष एक तरफ, तो दूसरी ओर अगले महीने छोटी ननद के विवाह का आयोजन सामने खड़ा था। वसुंधरा चिंता से पीली पड़ गई। एक दिन तो वह सुकांत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुकांत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अपने परिवार को मैं जानता हूँ। अब बच्चा बीमार हो गया तो उसका इलाज तो करवाना ही था। पैसे इलाज में खर्च हो गए तो क्या हुआ। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो शादी में नहीं देंगे, कल पैसा आने पर दे देंगे। वसुंधरा ने माथा ठोक लिया, लेकिन शादी तो फिर नहीं होगी। शादी में तो एक बार ही देना है।
किस किस को बताओगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है? 10 साल से शहर में नौकरी कर रहे हो, बहन की शादी के समय पर हाथ झाड़ लोगे तो लोग क्या कहेंगे? बहस का कोई अंत नहीं था। वसुंधरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वे खाली हाथ ननद के विवाह में कैसे शामिल हो। सुकांत अपनी बात पर अड़ा था। आखिर विवाह के 10 दिन पहले सुकांत छुट्टी लेकर परिवार सहित अपने घर आ पहुंचा। पूरे घर में चहल पहल थी। सबने वसुंधरा का स्वागत किया। 2 दिन बीतते ही जेठानियों ने टटोलना शुरू किया। वसुंधरा, तुम रूपाली को क्या दे रही हो? वसुंधरा सहम गई, मानो कोई जघन्य अपराध किया हो। बड़ी देर तक कोई बात नहीं सूझी। फिर धीरे से बोली, अभी कुछ तय नहीं किया है। पता नहीं सुकांत ने अपने भाई को क्या बताया और अम्मा जी से क्या कहा। वसुंधरा मन ही मन इसी उलझन में फंसी रही। वह दिन भर रसोई में घुसी रहती, सबको दिन भर चाय नाश्ता कराते, भोजन पड़ोस से उसे पल भर का भी कोई अवकाश न था। परंतु अधिक व्यस्त रहने पर भी उसे कोई न कोई सुना जाता कि वह कितने रुपए का कौन सा उपहार दे रही है। वसुंधरा लज्जा से गड़ जाती। काश उसके पास भी पैसे होते तो वह भी सबको अभिमान पूर्वक बताती कि वह क्या उपहार दे रही है। वसुंधरा को सबसे अधिक गुस्सा सुकांत पर आता, जो इस घर में कदम रखते ही मानो पराया हो गया। पिछले 1 सप्ताह से उसने वसुंधरा से कोई बात नहीं की थी। वसुंधरा ने बार बार कोशिश भी की कि पति से कुछ समय के लिए एकांत में मिले, तो उन्हें फिर समझाए कि कहीं से कुछ रुपए उधार लेकर ही कम से कम एक उपहार तो अवश्य ही दे दे। विवाह में आए 40-50 रिश्तेदारों के भरे पूरे परिवार में वसुंधरा खुद को अत्यंत अकेली और असहाय महसूस करती। क्या सभी रिश्ते पैसों के तराजू पर ही तोले जाते हैं? भाई भाभी का स्नेह, सौहार्द का कोई मूल्य नहीं। जब से वसुंधरा ने इस घर में कदम रखा है, कामकाज में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती है। बीमारी से उठे बच्चे पर भी ध्यान नहीं देती। बच्चे को गोद में बिठाकर दुलाने खिलाने पर भी उसे अपराध बोध होता। वह अपनी सेवा में पैसों की भरपाई कर लेना चाहती थी। एक नितांत तटस्थ भाव सभी के चेहरे पर दिखाई देता। इतना ही नहीं, किसी ने व्यग्र होकर बच्चे की बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। वसुंधरा ने ही 1-2 बार बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, कितना व्यय हुआ, पर हर बार उसकी बात बीच में ही कट गई और साड़ी, फॉल, ब्लाउज के डिज़ाइन में सब उलझ गए। वसुंधरा क्षुब्ध हो गई। उसे लगने लगा जैसे वे किसी और के घर विवाह में आई है, जहाँ किसी को उसके निजी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उसकी विवशता से किसी को सरोकार नहीं है। वसुंधरा को कुछ न दे पाने का मलाल दिन रात खाया जाता। जेठानियों के लाए उपहार और उनकी कीमतों का वर्णन हृदय में फांस की तरह चुभता, पर वह किससे कहती अपने मन की व्यथा। दिन रात काम में जुटी रहने पर भी खुशी का एक भी बोल नहीं सुनाई पड़ता, जो उसके घायल मन पर मरहम लगा पाता। शारीरिक श्रम, भावनात्मक सौहार्द दोनों मिलकर भी धन की कमी की भरपाई में सहायक ना हुए। भाव शून्य सी वे काम में लगी रहती, पर दिल वेदना से तार तार होता रहता। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी ने बढ़ चढ़कर इस अंतिम आयोजन में हिस्सा लिया। विदा के समय वसुंधरा ने सबकी नज़र बचाकर गले में पड़ा हार उतारा और गले लिपटकर बिलक बिलक कर रोती रूपाली के गले में पहना दिया। रूपाली ससुराल में जाकर सबको बताएगी कि छोटी भाभी ने यह हार दिया है। हार 10,000 रुपये से भला क्या कम होगा? पिताजी ने वसुंधरा की पसंद से ही यह हार खरीदा था। हार जाने का वसुंधरा को दुख तो अवश्य हुआ, परंतु अब उसके मन में अपराध बोध नहीं था। यद्यपि हार देने का बखान उसने सास या जेठानी से नहीं किया, पर अब उसके मन पर कोई बोझ नहीं था। रूपाली मायके आने पर सबको स्वयं ही बताएगी, तब सभी उसका गुणगान करेंगे। वसुंधरा के मुख पर छाए चिंता के बादल छट गए और संतोष का उजाला दमकने लगा। रूपाली की विदाई के बाद से ही सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे थे। 2 दिन रुककर सुकांत भी वसुंधरा को लेकर प्रयागराज लौट आए। कई बार वसुंधरा ने सुकांत को हार देने की बात बतानी चाहिए, पर हर बार वह ये सोचकर खामोश हो जाती कि उपहार देकर ढिंडोरा पीटने से क्या लाभ। जब अपनी मर्जी से दिया है, अपनी चीज़ दी है, तो उसका बखान करके पति को क्यों लज्जित करना। परंतु स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार वसुंधरा चाहती थी कि कम से कम पति तो उसकी उदारता जाने। एक त्योहार पर वसुंधरा ने गहने पहने, पर उसका गला सूना रहा। सुकांत ने उसकी सज-धज की प्रशंसा तो की, पर सूने गले की ओर उसकी नज़र न गई। वसुंधरा मन ही मन छटपटा। एक बार भी पति पूछे कि हार क्यों नहीं पहना, तो वह झट बता दे कि उसने पति का मान किस प्रकार रखा, लेकिन सुकांत ने कभी हार का जिक्र नहीं छेड़ा।
एक शाम सुकांत अपने मित्र विनोद के साथ बैठे चाय पी रहे थे। विनोद उनके ऑफिस में ही लेखा विभाग में थे। विनोद ने कहा, अगले महीने तुम्हारे जीपीएफ के लोन की अंतिम किस्त कट जाएगी। सुकांत ने लंबी सांस ली। हाँ भाई, 5 साल हो गए। पूरे 15,000 रुपये लिए थे। संयोग से बगल के कमरे में सफाई करती वसुंधरा ने पूरी बात सुन ली। वह असमंजस में थी। सोचा कि सुकांत ने जीपीएफ से तो कभी लोन नहीं लिया। लोन लिया होता तो मुझको अवश्य पता होता। फिर 15,000 रुपये कम नहीं होते। सुकांत में तो कोई गलत आदत भी नहीं है। न वह जुआ खेलता है, न शराब पीता है। फिर 15,000 रुपये का क्या किया होगा? अचानक वसुंधरा को याद आया कि 5 साल पहले ही तो रूपाली की शादी हुई थी। वसुंधरा अपनी विवशता पर फूट फूट कर रोने लगी। काश सुकांत ने उसे बताया होता, उस पर थोड़ा विश्वास किया होता। तब वह ननद की शादी में चोरों की तरह मुंह छिपाए न फिरती। हार जाने का गम उसे नहीं था। हार का क्या है, अपने लॉकर में पड़ा रहे या ननद के पास। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने सुकांत से पूछा तो उसने बड़े निरीह स्वर में कहा, मैंने सोचा मैं बताऊंगा तो तुम झगड़ा करोगी। फिर जब वसुंधरा ने हार देने की बात बताई तो सुकांत सकते में आ गया। फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे क्या पता था तुम अपना भी गहना दे डालोगी। मैं तो समझता था तुम बहन के विवाह में 15,000 रुपये देने पर नाराज़ हो जाओगी। वसुंधरा के मौन पर लज्जित सुकांत ने फिर कहा, वसुंधरा, मैं तुम्हें जानता तो वर्षों से हूँ, किंतु पहचान आज सका हूँ। वसुंधरा को अपने ऊपर फक्र हो रहा था। पति की नज़रों में वह ऊपर जो उठ गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।